नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे। आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो पे। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो मैं आपको जस्ट छोटा सा परिचय दे दूं। मैं हूं आरजे और मैं हूं छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर बिलासपुर से हूं। मुझे चाइना में रहते हुए 4 साल हो गए। मैं यहाँ पे एक IT कंपनी में काम करता हूँ और मेरी कोशिश होती है इस चैनल के माध्यम से आपको चाइना दिखा सकूं और यहाँ की रोचक जानकारी बता सकूं आपको। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी बेकार की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ काम की बातें होती है और आपके नॉलेज के लिए बातें होती है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे देखा, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और बहुत से लोग ये इन्फॉर्मेशन पूछते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं कि चाइना में लिविंग कॉस्ट या फिर जीवन यापन का क्या खर्चा आता है, कितने पैसे लग जाते हैं चाइना में। और अधिकतर लोगों को यही लगता है हम चाइना में रहते तो लाखों कमाते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं और खर्चे भी उस तरह से होते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि चाइना में लिविंग कॉस्ट क्या होता है, कितने पैसे हमको खर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले समझते हैं लिविंग कॉस्ट क्या होता है और जीवन यापन का खर्च क्या होता है। किसी भी इंसान के लिए रोटी, कपड़ा, मकान उसका जीवन यापन का साधन होता है। तो हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं सिर्फ मकान का। रोटी और कपड़ा ये 2 सेपरेट टॉपिक है जिसको हम किसी अलग वीडियो पे डिस्कस करेंगे। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा वीडियो भी, आप देखना। तो आज के वीडियो पे सिर्फ हम मकान के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाइना आना चाहते हैं, चाइना आके जॉब करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ जब कभी भी आप चाइना आते हो तो आपको कुछ भी नहीं पता होता। आप कम्प्लीटली ब्लैंक या खाली दिमाग से आते हो, आपको ये नहीं मालूम यहाँ पे कितने खर्च होते हैं या मकान के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं। तो आज का वीडियो देख के आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आते रहते हैं। दोस्तों चाइना में कोई अंतर नहीं है दूसरे देशों से। यहाँ पे भी आपको अगर मकान चाहिए तो सबसे पहले आपको किसी एजेंट या एजेंसी के पास जाना पड़ता है। वो आपको घर दिखाते हैं और घर दिखाने के बाद आप उसको बुक करिए। और यहाँ पे भी ब्रोकरेज होता है, आपको जो भी ब्रोकरेज देना पड़ता है, जैसे हम इंडिया में भी देते हैं, हमारे देश में भी हम ब्रोकरेज देते हैं, यहाँ पे भी आपको देना पड़ता है। तो ये बहुत कॉमन है, सभी जगह ये कॉमन ही होता है दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे हाउसिंग एजेंसी होती है, हाउसिंग एजेंट होते हैं। आपको उनके पास जाना है, उनको अपना रिक्वायरमेंट या आपको क्या ज़रूरत है वो चीज़ बता सकते हो कि हाँ मुझे फर्निश्ड घर चाहिए और मुझे ऐसा चाहिए, पानी आना चाहिए, हॉट वाटर आना चाहिए, या मेरे को इस लोकेशन में चाहिए। ऐसा आपको अपना रिक्वायरमेंट या फिर अपना जो ज़रूरत की चीज़ें वो उनको बतानी पड़ती है। उसके हिसाब से वो आपको घर दिखाते हैं और उसके हिसाब से ही आपका घर का प्राइस होता है, उसके घर का रेंट होता है। अगर दोस्तों हम बात करें ब्रोकरेज और डिपॉजिट की, तो दोस्तों ये सेम हमारे प्यारे भारत जैसा ही है। आपको ब्रोकरेज में आधे महीने का पैसा देना पड़ता है और डिपॉजिट में आपको 1 महीने का पूरा पैसा देना पड़ता है। आपका डिपॉजिट का ऐसा सिस्टम होता है कि आपको 1 महीने पहले उनको नोटिस पीरियड देना पड़ता है घर खाली करने से पहले, और घर खाली करने के बाद आपको अगर घर में कोई भी डैमेज नहीं हुआ है तो आपका पूरा का पूरा डिपॉजिट आपको दे दिया जाता है। और ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है दोस्तों, कोई इसमें घपलेबाजी नहीं होती है। दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, आपको पूरी प्रक्रिया बता दी, क्या ब्रोकरेज का हिसाब होता है, क्या डिपॉजिट का हिसाब होता है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि मुझे एजेंट कहाँ से मिलेगा। दोस्तों अगर आप घर रेंट पे लेना चाहते हैं, किराए पे लेना चाहते हैं, तो ये 2 तरीके से कर सकते हो। एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब ये है दोस्तों, आप डायरेक्टली जाओ, सीधा जाओ किसी एजेंसी में जाओ और एजेंट से बात करो, वो आपको ले जाएगा, घर दिखा देगा। दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन में दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे मोबाइल ऐप्स होते हैं जहां आपको रजिस्टर करना होता है, आपको लोकेशन देखना पड़ता है। वहां पे आप डायरेक्टली एजेंट को कांटेक्ट करते हो एप्लीकेशन के थ्रू। एजेंट आपके घर आता है, आपको लेकर जाता है, उस लोकेशन पे लेके जाता है, आपको सब कुछ दिखाता है। और जो पेमेंट वगैरह भी है सब कुछ एप्लीकेशन के थ्रू होता है। आपको किसी को कोई पैसे देने नहीं पड़ते हैं, किसी को कैश वैश देने का कोई झमेला नहीं है, सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन से ही ट्रांसफ़र हो जाता है सब कुछ। तो ऑनलाइन सर्विस में ये फ़ायदा होता है कि आपको बिजली का बिल, पानी का बिल, जो भी बिल है, गैस का बिल है, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू पे कर सकते हो। आपको किसी को फिजिकली पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी के पास जाके पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब आप डायरेक्टली पे कर देते हो। दोस्तों आप बोलोगे आरजे भाई ये ऑनलाइन सर्विस तो ज़बरदस्त है यार, बड़ा ऑसम चीज़ है, हम तो ऑनलाइन ही जाएंगे। हाँ ऑनलाइन जा सकते हो, सब फैसिलिटी आपको मिलेगा, लेकिन इसके साथ पंगा एक ही चीज़ है कि ऑनलाइन में आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। ऑफलाइन के कंपेयर में आपको ऑनलाइन में ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और जो डिपॉजिट का जो काफ़ी ज़्यादा पंगा होता है ऑनलाइन में, डिपॉजिट पैसे जो आपको पूरे नहीं मिलते हैं। जैसे आपने अगर 10,000 डिपॉजिट दिया तो आपको 10,000 पूरे मिलेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके बहुत सारे पैसे वो काट लेते हैं कुछ ना कुछ चार्जेस लगा के, तो डिपॉजिट आपको पूरा नहीं मिलता।
और ऑनलाइन की एक अच्छी बात यह है कि आपके घर पे जो भी रिपेयर वर्क होता है, कुछ भी टूटा फूटा, प्लम्बर हो, गैस का हो, कुछ भी काम हो, सब कुछ एक क्लिक पे टिकट क्रिएट होता है और वो आपके घर पे आके तुरंत फिक्स करके जाते हैं। ऑफलाइन में ये प्रॉब्लम है कि आपको फिज़िकली आपको ऑनर को कॉल करना पड़ेगा, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, भाई मेरे घर का ये टूट गया, इसे फिक्स करवा दे। अब वो ऑनर किसी को अरेंज करेगा, वो आएगा बंदा, तो काफ़ी टाइम लेता है। ऑनलाइन के केस में आपने आज बुक किया, आज ही शाम को कोई बंदा आएगा, फिक्स करके चला जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं और डिपॉज़िट तो आप समझ लो बस चले गए आपके, उसमें वापस आने का कोई चांस नहीं है। आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन में चाइना में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ज़रूम ऐप। ज़रूम ऐप को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है यहाँ पे हाउसिंग के लिए। ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है और काफ़ी सही ऐप है। ऑफलाइन एजेंसी तो दोस्तों बहुत सारी है, मुझे तो सबके नाम नहीं मालूम है, कुछ ही नाम पता है, कुछ ही चीज़ पता है मुझे ऑफलाइन एजेंसी में। क्योंकि मैं जब यहाँ चाइना में आया था दोस्तों, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब चाइना में आया था तो मैंने ऑफलाइन लिया था, एक एजेंट के थ्रू लिया था, लेकिन वो मेरी कंपनी ने अरेंज किया था वो सब। जो मैंने सेकंड टाइम जब मैंने उसको रिन्यू नहीं करवाया था, मैंने सेकंड टाइम जब घर स्विच किया था या चेंज किया था, उस टाइम पे मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू किया था। तो काफ़ी सही फैसिलिटी देते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले। आपको हफ्ते में तो नहीं, आपको महीने में एक बार क्लीनिंग फैसिलिटी मिलती है, वो भी फ्री। एक बंदी आएगी, पूरे घर को चकाचक करके चले जाती है। आपके घर पे कुछ भी सामान टूटता फूटता, बस आपको कॉल करना रहता है, एक कॉल लॉक करना पड़ता है एप्लीकेशन में, बंदा आपके घर आके सब कुछ फिक्स कर देता है। पैसे का कोई झमेला नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन वे पे होता है, तो लाइफ आपकी काफ़ी स्मूथ रहती है। ऑफलाइन में ये सब चीज़ों में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको प्लम्बर बुलाना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर कुछ टूट फूट गया तो आपको खुद फिज़िकली आपको जाके किसी को बुलाना पड़ता है या फिर ऑनर से बात करना पड़ता है, उससे अरेंज करवाना पड़ता है। तो ऑनलाइन काफ़ी अच्छा है। अगर आपको भी चाहिए कि एक टेंशन फ्री, आपको कोई टेंशन फ्री सर्विस चाहिए, आप चाहते हो कि नहीं यार मैं थोड़े पैसे ज़्यादा दूंगा लेकिन मेरे को टेंशन नहीं चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऑनलाइन फैसिलिटी की ओर जाइए। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार थोड़ा चीप चाहिए, थोड़ा सस्ता चाहिए मुझे और ये सब चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा बाकी फ़िज़िकली जो भी है, तो उस केस में आप ऑफलाइन जाइए। मेरा यही सजेशन है आपके लिए। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे डिपॉजिट ब्रोकरेज का क्या सिस्टम है, आपको कैसे सर्विस मिलता है ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सारी चीज़ें बता दिया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे प्राइस कितना रहता है घर का, या फिर घर का रेंट, या फिर आप घर खरीदना चाहते हो तो आपको कितने पैसे लगेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रेंट की। तो दोस्तों यहाँ पे रेंट डिपेंड करता है और निर्भर करता है आप किस लोकेलिटी या फिर किस जगह पे रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी बढ़िया जगह हो, शॉपिंग मॉल हो, बाजू में ही मेट्रो स्टेशन हो, काफ़ी बढ़िया शॉपिंग मॉल हो और काफ़ी पॉश एरिया हो, तो दोस्तों ऑब्वियसली इस केस में आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे पैसे कम खर्च करना है और मेरे को कहीं दूर पे भी रह लूँगा, चल जाएगा यार, बस से या ट्रेन से मैं आना जाना कर लूँगा, थोड़ा बहुत वॉक कर लूँगा, इस केस में आपको काफ़ी चीप पैसे पे करने पड़ते हैं। तो मैं आपको दोनों का रेट बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई एंड मतलब आपको बहुत पैसे खर्च करने हैं। उस केस में आप कोई अच्छे बढ़िया लोकेलिटी में रहना चाहते हो या फिर बढ़िया जगह पे रहना चाहते हो, शॉपिंग मॉल, मेट्रो स्टेशन सब कुछ पास हो, शहर के बीचों बीच रहना चाहते हो, तो दोस्तों इस केस में मैं आपको बता दूं कम से कम आपको 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे पर मंथ के। आपने सही सुना, 2.5 से 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख इतने हो सकते हैं, आपको इतने तो खर्च करने पड़ेंगे पर मंथ के रेंट पे। अगर दोस्तों मैं लोकल करेंसी में बात करूं तो ये होता है लोकल युआन में 25,000 से लेकर 50,000 RMB, मतलब ये आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो 25,000 मतलब 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख 6 लाख और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप कैसा, आपका घर कितना बड़ा है, आपके घर की फैसिलिटी क्या है, ये सब पे डिपेंड करता है। तो मिनिमम आपको 2.5 लाख रुपए महीने का तो पे करना ही है, ये मैंडेटरी है, इतना तो देना ही पड़ेगा आपको अगर सिटी सेंटर में जाना है तो। अगर दोस्तों आप बोलेंगे अरे मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ यार, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है और एक कंपनी तो नहीं पैसे भी नहीं दे रही मुझे, मैं इतना अगर सिर्फ रहने में खर्च करूँगा तो खाऊँगा क्या। तो इस केस में दोस्तों मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि आप थोड़े सिटी से बाहर रहिए, थोड़े दूर रहिए, उसमें आपको रेंट कम पड़ता है। तो अगर मैं लोकल करेंसी में बात करूं तो ये आपको पड़ता है 3,500 से लेकर आपको पड़ता है करीबन 16, 17, 18,000 तक, 18,000 RMB तक पड़ता है, जिसको अगर आप इंडियन रुपीस में काउंट करेंगे तो ये आपको पड़ेगा कुछ 35,000 से लेकर आपको कुछ 2,500, इतने 2,500 नहीं 35,000 से शुरू होता है और 2.5 लाख रुपए तक आपका रेंट होता है पर मंथ का। तो ये मिनिमम होता है अगर आप बाहर आउटर में रहते हो तो इतना चलता है आपका।
जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हो। सबसे बड़ा जो आपके सैलरी का पोर्शन होता है, सबसे बड़ा जो सैलरी का हिस्सा या आपके वेतन का जो हिस्सा है, आपको हाउसिंग या अपने घर पे ही खर्च करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ घर को रेंट पे लेने के लिए, अब रहने के लिए। फूड और कपड़ा ये सब मैं आपको बताऊंगा, इसमें इतने पैसे खर्च नहीं होते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। अगर दोस्तों आप सुपर रिच हो और आपका प्लान है चाइना में लॉन्ग टर्म रहने का, जैसे कि यहाँ पे किसी छोरी से शादी करके घर वर बसाने का, तो दोस्तों इस केस में आप घर खरीद सकते हो यहाँ पे। लेकिन चाइना में घर खरीदना इतना आसान नहीं है जैसे हमारे देश में होता है कि मैं दिल्ली से जाकर मुंबई में जाके फ़्लैट खरीद सकता हूँ, घर खरीद सकता हूँ। चाइना में ये बिल्कुल भी नहीं होता। चाइना में पॉसिबल ही नहीं कि आप किसी शहर से दूसरे शहर में जाके घर खरीद लें। सबसे पहले आपको किसी भी शहर, जैसे शंघाई में आप आते हो, शंघाई में आपको घर खरीदना है तो कम से कम मिनिमम आपको 15 साल रहना पड़ता है शंघाई में। रहने पे जैसे हमारे यहाँ पे आधार कार्ड होता है, वैसे इनका खुद का कार्ड होता है चाइनीज़ लोगों का। इस कार्ड के ऊपर आपको पॉइंट मिलते हैं, और आपका कुछ स्पेसिफिक पॉइंट रहता है। इतना पॉइंट आपका जब हो जाता है उसके बाद ही आप एलिजिबल या फिर उसके बाद ही आप घर खरीद सकते हैं शंघाई में। ऐसे रूल आपको हर बड़े बड़े सिटीज़ में मिलेंगे चाइना में। इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि ऐसा क्या होगा कि शहरों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, सारे के सारे लोग जा सपोज़ गांव से उठकर शंघाई में आ जाएंगे, घर खरीद के यहीं पे सेटल हो जाएंगे, तो शंघाई की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने ऐसे नियम कानून बना के रखे हैं चाइना में। अगर दोस्तों फिर भी आप एलिजिबल हो जाते हो और आप फिर भी यहाँ पे 20 साल रह लेते हो और आप एलिजिबल हो कि आप घर खरीद सकते हो, तो दोस्तों उस केस में भी आपको छोटा सा घर खरीदने के लिए आपको करीबन करोड़ों रुपए लग जाएंगे यहाँ पे घर खरीदने के लिए। चाइना में प्रॉपर्टी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, यहाँ पे इतना सस्ता नहीं है प्रॉपर्टी, आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। छोटा सा 2 बेडरूम हॉल किचन के लिए भी आपको काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं, जिसमें आप इंडिया में भी शायद इतने करोड़ों ही खर्च करते होंगे। यहाँ पे चाइना में आप मान लीजिए उसका 10 टाइम्स कर दो या फिर उसका डबल कर दो। जो इंडिया में सपोज़ आपको मिल रहा होगा 1 करोड़ में, या चाइना में आपको 10 करोड़ में मिलेगा वो घर। तो दोस्तों यही कारण है कि चाइना में आपने देखा होगा सारी कंपनी ओन करती है घर को। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कोई अलग से बंदा कोई घर नहीं ज़्यादा खरीदता यहाँ पे। और जितनी भी कंपनी है घर को लीज़ पे देती है, किराए पे देती है लोगों को, तो किराए पे लेना ज़्यादा इजी पड़ता है। घर खरीदने से झंझट नहीं है उतना, किराए में पैसे देते रहो और ख़त्म करो सिस्टम को। तो यही कारण है दोस्तों, चाइना में एक बंदे के पास एक ही घर होगा, उसके पास ज़्यादा घर नहीं होता। हमारे देश में तो ऐसा एक बंदे के पास 5-5, 6-6 घर हर सिटीज़ पे घर खरीद के रखा है। चाइना में पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा चाइना के बारे में, हाउसिंग के बारे में, मकान के बारे में। अगर आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो देखना है तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ही आते रहते हैं इस चैनल पे। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो पे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।